बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हमारा शो। आपके साथ है आपका होस्ट उस्मान। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है आज हमारे दोनों होस्ट माशाल्लाह से यानी कि उमैर खान और बुशरा इकबाल। तो उनसे कुछ सलाम दुआ कर लेते हैं और बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। लास्ट एपिसोड की तरह आज भी बुशरा इकबाल के पास एक बहुत ज़बरदस्त सी स्टोरी है, और वो क्या है और वो किस सब्जेक्ट के बारे में है, इसके लिए हम लोग वंस अगेन चलते हैं बुशरा इकबाल की जानिब। इट्स ऑल योर्स। जी, आज की कहानी जो है ना वो मेरी बहुत ही पसंदीदा सरज़मीन सिंध की वादी के हवाले से है। आज सुबह सिंध की कहानी लेकर जाऊँगी, की कहानी सुनाऊँगी और वहाँ की थोड़ी-सी आपको सैर भी कराऊँगी। तो अगर आप उमैर और उस्मान इजाज़त दें तो डायरेक्टली कहानी पर ही चले जाएँ, क्योंकि उसके अंदर ही बैकग्राउंड और चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएँगी। ज़रूर। तो आज की कहानी का उन्वान है समू खोजी, समू खोजी मन के मोती तन के जोगी। सिंध की धरती लगता है मोहब्बत की चाशनी से गुंधी है। इसके हर गली कूचे में एक सूफियाना रंग की झलक है। इश्क की सरमस्ती है, वजद की कैफियत है और एक अनजाना सा सरूर है। लगता है अवाम ने कोई खास मदिरा पी रखी है, जिसके नशे ने उन्हें अपने हाल में मस्त रखा है। लोग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कलाम गुनगुनाते हैं, सिंध सागर की हवाओं में झूमते हैं, गाते हैं। शायद कुछ नशा है इस हवा में। लोग अपने हाल में गुम हैं, और ये हाल इतना बदहाल है कि जब बरसात पड़ जाए, सिंध की आधी आबादी का हुक्का पानी बंद हो जाता है। लोग मोहब्बत और एहतराम से फिर भी हाथ जोड़ देते हैं, और किसी पर जल्दी जल्दी हाथ उठाते नहीं हैं। इसीलिए साल हर साल से सिंध अपने तमाम वसाइल इकट्ठे करके कुछ चुनिंदा झोलियों में डाल देता है। ये चंद खानवादे इन वसाइल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुल्क से बाहर भेजते हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती करवाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कुत्ते और बंदूकें भी खरीदते हैं। हाँ, कभी कभार अवाम को पलटकर पुचकार भी देते हैं। प्यारी अवाम इसी पुचकार पर निसार हो जाती है। सिंध में इतने शायर हैं, शायरी से इतनी मोहब्बत है, मौसीकी के क्लासिकी सुरों पर पाँव नहीं रूहें थरकती हैं। लेकिन मुंह में गुटखा है, पान छालिया या मेनपुड़ी, मुंह हल्का हल्का चलता रहता है और पेट को भूख का एहसास नहीं होने देता। बरसात के बाद बदीन में कच्चे मकानों की दीवारें गिर गई थीं। बीबियां गहरे रंगों के मलबूसात में लिपटी, बचे कुचे बर्तन भांडे और बच्चे लिए खुले आसमान तले बैठी थीं। नौजवान औरतों की आंखों तक घूंघट खिंचा था। बस कुछ बड़ी बूढ़ियां हमारे करीब आईं, हम जो उनका हाल जानने के लिए गए थे कि हम मीडिया वाले हैं। बूढ़ियां अपने वालेहाना अंदाज से हमारी जाने बढ़ी, हमारी बलाएं ली। मुझे सिंधी जुबान ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन मोहब्बत की जुबान तो सब जगह एक ही जैसी होती है ना। मैं एक सहाफी हूँ, इनका हाल जानने गई थी, उल्टा वो मेरा हाल जानना चाहती थी। जिस इहाते में ये लुटे पटे खानदान पड़े थे, सॉरी मैंने इसको कहीं आगे पीछे कर दिया है कंप्यूटर पे। जी, तो जिस इहाते में ये लुटे पुटे खानदान पड़े थे, वो एक मुकामी जमींदार का था, जिसने अल्लाह वास्ते इन लोगों को ठहरा लिया था। आरजी क्यामगाह में बच्चों की तफरीह लगी थी। बच्चे तो बच्चे हैं ना, भाग दौड़ जारी थी। पुरानी रलियां जोड़कर झाड़ियों पर लटका दी थी कि पर्दा कायम हो जाए, और खुश्क लकड़ियों का एक छप्पर डालकर चूल्हा चौका जमाया था। लगता था जिंदगी कभी रुकी ही नहीं, शायद बिला ताअत्तुल इसी इहाते में जारी है। यकायक एक शोर उठा, हर तरफ हश हश होने लगी। साईं का आदमी अंदर आया और सब खवातीन ने अपने पर्दे मजीद गिरा लिए, उसकी जानिब पुश्त कर ली। लेकिन ये पैगाम मेरे लिए आया था। औताक में साईं कहते हैं कि आप बीबी को कहें यहाँ आ जाए। औताक सरसब्ज दरख्तों से भरी एक पुरानी इमारत थी। 2 कमरे, एक काफी बड़ा जिसमें चारपाइयां और कुर्सियां लगी थी, दूसरा वाला थोड़ा मॉडर्न जिसमें कालीन का फर्श लगाकर एक तरफ सिंधी पींघा या झूला रखा था, दूसरी जानिब एक सोफा सेट। कमरों के बाहर बरामदा, जिसके आगे बहुत बड़ा सा बागीचा, और वहीं पर हुक्के की नए मुंह में दाबे जमीन पर उकड़ू बैठे थे समू खोजी।
अब आप सोच रहे होंगे कि समूह खोजी ये क्या नाम हुआ? समूह खोजी का नाम क्या था? ये तो एक इसरार है, लेकिन इसने कुछ बरस पहले समूह के इलाके में चोरों का खुरा निकाला था। जब से मुकामी लोग इसे समूह खोजी के नाम से ही पुकारते हैं। समूह खोजी की उम्र कोई 55 के आसपास है। दुबला पतला चुस्त सा बदन, सर पर पुराने कपड़े का एक साफा और पुरानी सी तहबंद। उसको देखकर आप कह नहीं सकते कि इस शख्स में कुछ बहुत इसरार छुपा होगा, क्योंकि उसका कुर्ता भी ऐसा ही बेरंग था। लेकिन जब समूह खोजी ने अपनी आंखें उठाई तो उसकी नाक और आंखें कमाल की थीं, गोया बिजलियां भरी हैं। वो आंखें मीच कर हुक्के का कश ले रहा था जब उससे आगाह किया गया कि मेहमान बीबी आ गई हैं। खोजी ने हुक्का छोड़ा, सूरत से खड़ा हुआ और हाथ जोड़ दिए। ये सिंध का बहुत ही प्यारा अंदाज है सलाम करने का, किसी को इज्जत देने का। समूह खोजी ने बताया, इसकी कोई माँ नहीं। अब कहानी यहां से ट्विस्ट ले रही है। समूह खोजी ने बताया, इसकी कोई माँ नहीं, बाप नहीं, खानदान नहीं। वो बस सपेरों की बस्ती के पास एक दिन अचानक नमूदार हुआ था। इस वक्त इसकी उम्र चंद घंटे रही होगी। सपेरों ने इस बच्चे को सांपों के बादशाह का वरदान समझकर पाल लिया। सपेरों के कबीलों के अपने रसूम और रिवाज होते हैं। एक लावारिस बच्चा इनके घरों के बाहर अगर इनको पड़ा मिल गया तो इसकी परवरिश की जिम्मेदारी कबीले के सब लोगों की होगी। तो इस बच्चे को दूध दान किया जाने लगा। वो ज़हीन बच्चा था, सांपों का अमल भी सीख गया और जोगी बन गया। अब सांप पकड़कर रोजी रोटी पैदा कर लेता है और मन का घुमाकर गांव वालों का इलाज मुआवजा भी कर सकता है। सांप के कांटे का मंत्र भी जानता है। साथ ही साथ ब्याबानों में रहने से इसकी हिस्सियात बेदार होती गई और वो खोज लगाने लगा। वो कहता है कि वकुए की जगह जाकर वो फिजा में सांस लेता है तो चोर की खुशबू सूंघकर इसकी नक्लो हमल को भांप जाता है। समूह खोजी की आंखों में गहराई थी और तिरछा होने की वजह से एक हल्का शातिरपन भी झलकता था, लेकिन इसकी बातचीत में सादगी और समझबूझ की छाप थी। इसने कभी शादी नहीं की क्योंकि लोग उससे डरते हैं और आज भी बहुत से लोग उसे सांपों का बेटा समझते हैं। इसके पास पटारी में एक स्याह सांप भी मौजूद था। जी, इस सांप को ये अपना बेटा कहता है। कालिया नाम है इसका और बकौल समूह खोजी के ये कोबरा नस्ल का है। बस जहर निकाल दिया है, अब ये बेजरर है। कहता है समूह खोजी, ये मेरी तरह बेजरर है तो सांप ही ना, जो देखे डर जाए लेकिन काटता नहीं है। समूह खोजी की पुलिस के साथ अच्छी जान पहचान है। इलाके के वडेरों की बाहमी रसाकशी में भी इसको काफी दखल है। इसके साथ साथ वो काफी गरीब परवर है। जब इसके पास 4 पैसे इकट्ठे हो जाए तो वो देसी कुप्पी पीता है और फिर किसी देसी औरत के पास जाता है और बस पैसे खत्म। फिर वो सांप का मंका घुमाकर लोगों का इलाज मुआवजा करने लगता है और रोज का रोटी माणी तो किसी न किसी औताक से मिल ही जाता है। खोजी के पास एक झोल या कपड़े का एक बड़ा थैला था जिसमें इसने जाने की इजाजत चाही, अपनी पिटारी उठाई और झोल झाड़ी कि यही इसकी कुल कायनात थी। शायद उसके अंदर कोई एक आधी कपड़े का जोड़ा होगा और पिछली बार का बचा कुचा आधा और एक सांप की पिटारी। इतनी बड़ी दुनिया में समूह खोजी के पास यही मालूमता है। समूह खोजी का इस पूरी दुनिया में कोई भी अपना नहीं, इसलिए वो भी हर किसी का है और किसी का भी नहीं। ज़बरदस्त। इसमें काफ़ी चीज़ें जो मेंशन की, समूह खोजी, टेम्पररी नेचर, ज़िंदगी, लोगों की एसोसिएशन, ला ताल्लुक़ी दुनिया से, दुनिया में रहने वालों से, तो काफ़ी चीज़ें इसमें मेरे ज़हन में आई हैं। मगर मैं जो एक चीज़ से शुरू करूँगा वो ये है कि समूह खोजी ने किसी भी रिश्ते के ना होने को एम्ब्रेस किया। इंस्टेड के he started feeling sad, so he embraced it, he adapted, और उस इर्तिका के साथ उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा, बजाय इसके कि वो रिवर्स में जाना शुरू कर देता। सो
we should take heart from that in everyday life. اس سے یہ سب سے پہلی چیز جو ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے. کیا کہو گے آپ عثمان؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کروں گا. آئی تھنک یو سیڈ پریٹی مچ وٹ ایور واز ان مائی مائنڈ ایز ویل. ہمیں سے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی بس اگر کوئی واقعہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے, بٹ دے نیور لک کہ اس سے آگے بھی کچھ ہے. آپ ایک قدم اٹھاؤ گے تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے, اینڈ لائف کائنڈ آف مووز آن. آئی تھنک کچھ اسی قسم کی سٹوریز اس کھوجی کی بھی تھی, اور جس طرح سے نہ اس کا کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے, لیکن زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا, تو یہ واز دس ریئل لائف پرسن کہ یو میٹ؟ جی ہاں, واز دس این انسپریشن؟ یہ بالکل ایک ریئل لائف پرسن تھے, اور ان سے جب میری ملاقات سندھ میں کرائی گئی, اور میں تھوڑی دیر کے لیے سچ پوچھیں تو ڈر گئی تھی ان کو دیکھ کر. پہلی بار جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں تھوڑی سی, آپ مطلب ایک شخص ہے جس کی آنکھیں بہت بہت شارپ ہیں, تو تھوڑا سا میں مطلب پیچھے ہو گئی. پھر مجھے شوق, چونکہ سوال جواب کا بہت ہے اور لوگوں کو جاننے کا بھی, تو پھر میں نے ان سے کچھ چیدہ سوال کیے. اور دوسری ملاقات جو میری ان سے ہوئی اس میں وہ نسبتاً مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس یہ جو جھول ہے بس یہی ان کی کل کائنات ہے, اور اسی کے ساتھ وہ بس زندہ ہے. اور دیکھیں, ایک بندہ جو 50-55 سال اس دنیا میں گزار لیتا ہے بغیر کسی آئیڈینٹی کے, بیکاز آپ کا پہلی آئیڈینٹی جو ہے, آپ کی شناخت آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے, اور آپ کے پاس تو پیرنٹس ہی نہیں ہے. پھر جن لوگوں نے آپ کو پالا انہوں نے اپنے روایات کے حساب سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی انسانیت کی بات تھی. سپیروں کا جو خاندان سندھ میں جن سے میری ملاقات ہوئی, وہ کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتے. مطلب وہ بالکل 100% مسلمان میں کہوں جو مطلب ایک رائج عقیدے کے مطابق وہ بھی نہیں ہے, اور وہ ہندو بھی نہیں ہے. وہ اصل میں لا آف دا نیچر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور انہیں لگا کہ ایک بچہ ہے, انسان ہے, تو اس کو پال لیتے ہیں, اور انہوں نے اس کو پال لیا. I used to think, اور میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں مگر I think it's worth repeating, کہ زندگی بہت چھوٹی ہے, مگر زندگی چھوٹی نہیں, بالکل ہی unpredictable ہے. سو اگر کچھ ذہن میں آتا ہے, جس طرح عثمان کے ذہن میں آیا, بشرا آپ کے ذہن میں آیا یہ کرنے کا, تو عثمان نے کر دیا. سو جسٹ ڈو اٹ. سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اور ویسے کہانی کا پہلے حصے پہ آپ لوگوں نے کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی. I was expecting کہ جس میں نے سندھ کا تھوڑا سا کلچر, تھوڑا مینٹیلٹی پہ بات کی تھی, تو I was expecting کہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ آئے گا کہ سندھ کے لوگ محبت کرنے والے ہیں لیکن اتنے بدحال ہیں اور کیوں ہیں, اور وہ یہ والا چیز بھی تھی. بٹ مے بی in some other time وہ تھوڑا سا پولیٹیکل, سوشو پولیٹیکل ایسپیکٹ آ جاتا, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پولیٹیکل کانورسیشن سے جتنا احتراز کروں, انلیس کہ پلیٹ فارم پولیٹیکل ہے اتنا بہتر ہے. تو اسی لیے میں اس سائٹ پر گیا ہی نہیں. بڑا سیاسی بیان دیا ویسے عمر نے, but I kind of agree with it. اور میں بھی ریپ اپ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ, جیسے میں نے بات کی کہ ہر چیز کو جو ہے کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لیں اور جس کر ڈالیں. باقی رزلٹ جو ہے وہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. اور ایک چیز کا صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو چاند پہ جانا ہے, چاند پہ ضرور جائیں لیکن اپنے پاؤں جو ہیں وہ ہمیشہ زمین پہ رکھیں. آلویز اسٹے گراؤنڈیڈ. باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. میں یہ کہوں گی کہ چاند پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے دنیا تو ایکسپلور کر لیں. اتنی خوبصورت زمین ہے ہمارے پاس, اور اسی کو دیکھ لیں, اس میں رہنے والوں کے لیے محبت بانٹیں اور خوش رہیں. ایپیسوڈ ہمارا شو میں آپ کے ساتھ تھے بشرا اقبال حسین, اور ساتھ ساتھ عمیر خان اور آپ کا بھائی عثمان. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آن ہمارا شو. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. اللہ حافظ.